हाँ तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इमेजिन पॉइंट भाई साहब, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 12th का बच्चा हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, जिसका नाम है आ रही नहीं इक्वेशन। कुल मिला के बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। बच्चों को इतना डर लगने लगा है कि अब आर्हेनियस इक्वेशन के बदले उसको बोलते हैं आ रही नहीं इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो आ ही नहीं रही है भाई साहब। और आज इतने सरल तरीके से बताऊंगा, इतना सरल तरीके से कोई भी पॉइंट चाहे इतने से इतना तक का हो छूटेगा नहीं। और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल बताऊंगा कि आपका सर घूम जाएगा कि ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आपके इस पे पूछे जा सकते हैं। इतना ब्रॉड टॉपिक है भाई साहब, मगर इस ब्रॉड टॉपिक को मैं कम से कम 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों से अगर पूछा जाए कि आर्हेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, तो बच्चा क्या बोलेगा, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसके अलावा अगर उसके अदर फॉर्म से पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे का टाटा फिस हो जाता है। तो मैं आज बताऊंगा आर्हेनियस इक्वेशन पैदा कहां से हुई है, जनरेट कहां से हुई है, स्टार्टिंग कहां से हुई है, ठीक है ना। अगर आपसे अदर फॉर्म के बारे में पूछ लेगा तो आप नहीं बता पाओगे। देखो मेरी जो आर्हेनियस इक्वेशन है, पहला पॉइंट तो बड़े समझ लो, उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो ये होता है डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। और एल एन के इज इक्वल टू में होता है चाचा ये अपॉन आर टी, ठीक है। सर आर्हेनियस इक्वेशन का ये फॉर्म कौन सा, मैंने तो पहली बार देखा, इसलिए तो बोल रहा हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर किसी एग्जाम में ये इक्वेशन लिख देगा और कहेगा चाचा ये आर्हेनियस है, तो बहुत सा बच्चा कहेगा ये तो है ही नहीं, मैंने तो पढ़ा था के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, मगर ये तो कुछ और लिखा है। मगर भाई साहब पहला इक्वेशन, सबसे पहली इक्वेशन यही थी जो आर्हेनियस दे रखी थी। इतनी बात क्लियर है। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है जहां पर एल एन का मतलब लॉग हो गया, के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, ये होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। किसी रिएक्शन को कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आर गैस कांस्टेंट और टी और टेम्परेचर। मोस्टली केसेस में ये और आर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल अच्छे खासे है, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, फिर अपनी उसी इक्वेशन तक पहुंचेंगे जो आप लोग रट के बैठे हैं, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और उसके सारे एप्लीकेशन। ठीक, एक काम करते हैं, डी टी तुम भाई साहब इधर चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, डी के बाद हो जाएगा एल एन के इज इक्वल टू में भाई साहब ये हो जाएगा ये अपॉन आर, यहाँ टी स्क्वायर कर लेना, ठीक है, आर टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इधर का ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो इधर तो बचेगा एल एन के। बात समझ में आ रही है। इधर कांस्टेंट क्या क्या बाहर निकलेगा बेटा, ई अपॉन आर बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर और डी टी। इतनी बात क्लियर है। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एल एन के इज इक्वल टू ये अपॉन आर। जब आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो ये वैल्यू आती है माइनस का 1 अपॉन टी, मगर यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा जो कि होता है एल एन ए, है ना, एल एन ए। इसके बारे में बताऊंगा अभी। फिलहाल इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूं, अगर मैं एल एन के इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी प्लस का एल एन ए, तो भाई साहब एक इक्वेशन तो आर्हेनियस की ये भी बन गई। और इसका एक क्वेश्चन जो कि ग्राफ का आता है वो आपके लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा अभी, क्योंकि यहां से एक ग्राफ पूछ लेता है। यहाँ पर आपको के पता है, रेट कांस्टेंट है, ये आर पता है, एल एन ए क्या है, इसमें ए समझो क्या होता है। ए को बोलते हैं हम लोग आर्हेनियस कांस्टेंट, ए को बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं बच्चा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके दो नाम है, या तो आर्हेनियस कांस्टेंट या आर्हेनियस फैक्टर बोल दो, कभी कभी फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। सर इससे क्वेश्चन कैसे आता है बताऊंगा। जरा नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाऊं। मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, देखिए मेरे पास बन गई है एल एन के इज इक्वल टू माइनस का ये अपॉन आर 1 अपॉन टी प्लस का हो गया एल एन आपका ए, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन है जस्ट लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, ये इससे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा बेटा एल एन के बीच
और बेटा 1/t के बीच तब फॉलो करेगा। तो यहाँ आपका ये ग्राफ तो बड़ा सुपर हिट है, जहां पर इधर लिखा होता है ln k मतलब log e बेस पर k, और ये होता है 1/t। बहुत पूछा गया है, बताइए यहाँ पर आपको स्लोप, ये आपका स्लोप हो गया m और ये आपका इंटरसेप्ट हो गया ln। स्लोप कैसा है, प्लस है कि माइनस, माइनस में है तो नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, बताइए सही है। यहाँ पर अगर कुछ से कोई पूछ दे कि भाई स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है, ढलान की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस का e/r, ये ढलान है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर 2.303 भी लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इस ln को मैं log में बदलूंगा तो 2.30 का मल्टीप्लाई करूंगा, मगर जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। फिलहाल ये स्लोप है, और ये जो ln a है मेरे पास, ये मेरे पास इंटरसेप्ट हो गया, जितना अंताखंड यहाँ पर कटेगा। तो भाई साहब एक तो क्वेश्चन इससे ये वाला बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। एक चीज बताऊंगी, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर देखो, अगर मैं इधर जाऊंगा, बच्चों को ये ग्राफ समझ में नहीं आता, इधर जाऊंगा तो 1/t बढ़ेगा, समझिएगा। इधर जाऊंगा 1/t बढ़ेगा मतलब t घटेगा, t घटेगा मतलब ln k घटेगा, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। सीधा समझ में आ रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, भाई साहब टेम्परेचर, जरा इधर आओ, जरा इधर आओ, जब मैं इधर आऊंगा तो 1/t घटेगा, 1/t घटेगा मतलब t बढ़ेगा, t बढ़ेगा तो ln k भी बढ़ रहा है, मतलब t बढ़ाऊंगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। लास्ट में सारे नोट एक साथ लिखवाऊंगा, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, कि रेडिकल्स रिएक्शन के लिए मेरे पास ln a की वैल्यू क्या होती है, सारी डिटेल दूंगा, इसमें भी सब कुछ बताऊंगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इतना क्लियर, चलो भाई हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ln k इज इक्वल टू मेरे पास था माइनस का EA/RT और प्लस का ln a। अब भाई साहब हम लोग नहीं उसी इक्वेशन में आने वाले हैं जो हम लोग रट के बैठते हैं। आने से इक्वेशन होती क्या है, जरा इसको भाई साहब इधर ले आओ, है ना। तो ये हो जाएगा ln k माइनस का ln a इज इक्वल टू माइनस EA/RT। बात समझ में आ रही है। log a माइनस log b, ये हो गया log a/b, ये हो गया log a/b, बताइए सही है। यहाँ पर हो गया माइनस का EA/RT, ये ऐसे चलता रहेगा। अच्छा बताओ, ये जो ln है वो log e बेस है, जब इसको हटाऊंगा तो उधर e की पावर भी जाएगा, मतलब k/a इज इक्वल टू में हो गया माइनस का e की पावर, सॉरी माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा हो जाएगा e की पावर माइनस EA/RT। इतना क्लियर है, एक हो जाएगा, यहाँ चढ़ा दो तो k इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, a e की पावर माइनस EA/T। सर ये तो चमत्कार हो गया, आपने तो आईएनएस का डेरिवेशन कर दिया। जी हाँ, मैंने आईएनएस का डेरिवेशन कर दिया। जो पहली क्वेश्चन थी वहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पर खत्म होता है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर ए के बारे में आपको बता चुका हूँ, जरा आप सुनिए, यहाँ सुनिए। यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू होती है, जो पूरी वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में आ गया ना तो भाई साहब टहलते रहोगे। e की पावर माइनस EA/RT को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। एक चीज और बता दूं, यहाँ पर मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ मैं k और आपका t के बीच ग्राफ ड्रा कर दूं, अगर मैं यहाँ पर k और t के बीच, जो कभी आज तक नहीं पूछा गया मगर कभी पूछ दिया गया ना, तो आपकी टाए टाए फेस होने वाली, ठीक है ना। अगर k और t के बीच ग्राफ ड्रा कर दिया तो इस तरह से एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। ये तो सर माइनस में जा रहा है, हाँ माइनस में जा रहा है, मगर t भी तो बटे में है, t भी तो बटे में है, तो वही ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पर k और t के बीच ग्राफ अगर पूछ दिया गया ना भाई, तो भाई ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्राफ जाएगा। सर माइनस में तो ऐसे उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, t भी तो बटे में है, इस वजह से ऐसे जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास ये हो गया आरएनएस इक्वेशन के बारे में। अब एक टॉपिक इसी से रिलेटेड आता है भाई साहब, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में डिटेल आपसे पूछता है, ठीक है ना। तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है। अगर मैं मान लो एक रिएक्शन करा रहा हूं, ए से बी करा रहा हूं, ठीक है। पहले मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर 25 ले लिया, ठीक है। तो इसका रेट कांस्टेंट मैंने K25 लिख लिया। आपको पता है कि रेट कांस्टेंट K की वैल्यू केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर इसी रिएक्शन को मैंने करा दिया 35 पे करा दिया। कितने पे करा दिया, 35। तो ये जो आएगा वो K35, ठीक है। तो 10 के डिफरेंस में मोस्टली करा तो और भी सकते हैं, मगर हम लोग कराते 10 वाला, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं K35 अपॉन K25, तो ये वैल्यू लगभग 2,
या कभी कभी 3 के बराबर होती है, तो इस रेशियो को, मतलब इस रेशियो को, ये जो रेशियो आया है इसे मैं बोलता हूं टीसी। क्या बोलता हूं? टीसी। टीसी वो टीसी नहीं है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, लगभग दुगना होगा। वैसे भी मैंने कहा था टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। ये कभी कभी दुगना या कुछ रिएक्शनों के लिए तिगुना आता है। मतलब अगर मैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर मात्र 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर मात्र 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो या तो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कह रहा है 20 बढ़ा दो तो या तो 4 गुना हो जाएगा या फिर उसके बाद 3 का 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर टीसी, अगर किसी रिएक्शन का मेरे को टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दे रखा है, बात सुनिएगा, अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दे रखा है, फिर कह रहा है बताओ चाचा कि 10 से 30 तक जाने पर, 10 से 30 केल्विन तक जाने पर क्या होगा? तो सिंपल डिवाइड कर लो, 10 से 20 वाले में एक 2 का और मल्टीप्लाई कर देना, 20 से 30 वाले में एक 2 का और मल्टीप्लाई कर देना, तो कुल मिला के 8 आंसर आ जाएगा। कितनी गुना रिएक्शन हो जाएगी? 8 गुना रिएक्शन हो जाएगी। इतनी बात आपकी क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब बात कर लेते हैं हम लोग, किस चीज की बात कर लेते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन का पूरा समअप क्या है, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास जो आर्हेनियस इक्वेशन है, ये सारे नोट आप कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। पहला पॉइंट, इसमें के और टी का रिलेशन बताया गया। क्या बताया गया है? के और टी का रिलेशन बताया गया है। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है? एक बात ध्यान रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में होती है। मतलब किसी रिएक्शन को कराने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, है ना। किसी रिएक्शन को कराने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। इस वजह से अगर मैं इसको देखूं, K इजिकल टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर डी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये टर्म हमेशा निगेटिव रहेगा। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सर मेरे को बताया गया था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कैसा होता है, एंडोथर्मिक में कैसा? अरे चाचा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। कौन सा होता है चाचा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वो जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन होती है। कौन सी होती है? वॉन्ट ऑफ। अगर रेट कांस्टेंट कह रहा है, अगर आपसे रेट कांस्टेंट, सुन लो पहले मेरी बात, अगर रेट कांस्टेंट कह रहा है, रेट कांस्टेंट नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, इसमें दोनों में रेट कांस्टेंट होगा। मगर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेगा तो हमें वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर के पर अलग इफेक्ट आता है और एंडोथर्मिक पर अलग आता है। यहाँ पर हम सिंपल रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। यह सिंपल सा बोल रहा था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, अगर मान लो, अगर उसने कभी आपके एग्जाम में दे दिया कि अगर मैं किसी रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर दूंगा, ठीक है ना, अगर किसी रिएक्शन की मान लो उसने बोल दिया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर दिया, तो बताइए साहब रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब है वो एनर्जी जो रिएक्शन को कराने के लिए चाहिए होती, ठीक है ना। अब बताओ अगर किसी काम को कराने के लिए पहले 100 रुपए लग रहे थे, बाद में 10 ही रुपए लग रहे थे, तो सीधी सी बात है उस काम को कराने का रेट अपने आप फास्ट हो जाएगा, और रेट फास्ट होगा तो रेट कांस्टेंट भी फास्ट होगा। यानी सीधी सी बात है कि अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। इसका उल्टा भी कह सकता है कि अगर किसी रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ा दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। मान लो कोई काम पहले 100 रुपए में हो रहा था, बाद में 4000 रुपए में होने लगा, तो उस काम को कराने का रेट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं के की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने 5वें पॉइंट की। अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दिया, ठीक है, अगर किसी रिएक्शन का, कुछ ये सब बातें जो डायरेक्ट लगाने वाली होती है, आप घंटों का दिमाग लगाओगे, अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट कर देगा तो साहब क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं भाई। के इजिकल टू है ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये बताओ टेम्परेचर जब इन्फिनिटी लगाओगे तो ये 1/0 यानी ये वैल्यू पूरी 0 बन जाएगी, मतलब हो जाएगा के इजिकल टू ए ई की पावर 0, ये वैल्यू तो 1 हो गई। मतलब जो रेट कांस्टेंट होगा चाचा,
रेट कांस्टेंट जो होगा वो आर्हेनियस फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। मतलब इस चीज को दिमाग में रख लो ना कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इनफाइनाइट हो गया तो उसका जो के होगा वो सीधे ए के बराबर हो जाएगा। एक सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कहीं पर कोई रेडिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, बात सुनिएगा भाई, अगर कहीं पर कोई रेडिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, इस तरह से मिलके A2 बन रहा है बेटा, तो उस रिएक्शन का हमेशा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 0 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई रेडिकल कॉम्बिनेशन है तो उस रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 0 हो जाएगा। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, के पूछेगा, तो बताओ के इज इक्वल टू, हमको जल्दी बताओ, अगर इस इक्वेशन में ये को 0 लगा दूंगा तो फिर वहीं पहुंच जाऊंगा, तो के ई की पावर 0 मतलब के बराबर फिर से आपका हो जाएगा ए। तो ध्यान रखना, दो केस ऐसे होते हैं जहां पर आपका जो रेट कांस्टेंट है वो आर्हेनियस फैक्टर के इक्वल हो जाता है। पहला, जब टेम्परेचर आपका इनफाइनाइट कर दे, और दूसरा, अगर आपका रेडिकल कॉम्बिनेशन है तो वहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती नहीं है, बिना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ही रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। तो उस केस में भी आपका जो रेट कांस्टेंट है आर्हेनियस फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इतने गजब के न्यूमेरिकल बताऊंगा जो नीट, जेईई और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इतना आप बनाइए फटाफट। तो बेटा हमारे पास अब कुछ सर घुमाने वाले क्वेश्चंस हैं जो भाई साहब नीट और जेईई वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी भाई साहब नीट और जेईई में आ सकते हैं। देखते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। लिखा इन द फॉलोइंग फिगर, मेरे को एक फिगर दे रखा है, वेरिएशन ऑफ ln के एंड 1/t। आपको पता है कि ln के और 1/t के भी जैसे ग्राफ बनते हैं, मगर भाई दो रिएक्शनों को दे रखे हैं, एक रिएक्शन फर्स्ट है और एक रिएक्शन सेकंड है। अब क्या कह रहा है, ये मेरे पास रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट मेरे से ए से पी बन रहा है, और फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है और उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA1 है, ठीक है ना। जो सेकंड रिएक्शन है उसका बेटा रेट कांस्टेंट K2 है, उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA2 है। तो यहाँ पे कह रहा है इन तीन क्वेश्चनों का आंसर दे दो, है ना। अब देखिए दोनों ग्राफ को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों में स्लोप में डिफरेंस है ना, यहाँ पे स्लोप में डिफरेंस है। देखिए इसमें स्लोप ज्यादा जा रहा है, इसमें स्लोप कम जा रहा है, ठीक है। अगर स्लोप की वैल्यू क्या होती है, आपको बताया गया होगा कि बच्चा जो स्लोप होता है वो होता है माइनस का EA/RA, तो स्लोप की वैल्यू होती है माइनस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, विच रिएक्शन हैज हायर रेट कांस्टेंट, पहला तो मेरे को ये निकालना है। दूसरा, विच हैज हायर एक्टिवेशन एनर्जी, किसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है। मैं पहले बता दूं, पहला वाला बाद में सॉल्व करेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सोचो जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगा उसका रेट कांस्टेंट अपने आप कम हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा, तो अपने आप थर्ड वाला भी निकल आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम, अच्छा इसकी स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, मतलब स्लोप माइनस में आ रहा है। मैंने एक एग्जांपल मान लिया, मान लो इसका स्लोप मैंने कर दिया -78, माइनस में आना ना, 78 एक बड़ी वैल्यू होती है। इसका स्लोप कम है, मान लिया माइनस का मैंने 36। अब बताइए पहले, मैंने अगर डाटा देखूं तो स्लोप ज्यादा के अकॉर्डिंग 78 लिखा है और स्लोप कम के अकॉर्डिंग 36 लिखा है, मगर आगे लग गया माइनस साइन। तो भाई माइनस साइन लगने से ये जो वैल्यू होगी भाई साहब ये छोटी हो गई और ये जो वैल्यू हो गई भाई साहब बड़ी हो गई। तो सीधी सी बात है कि जो मेरे पास ये जो रिएक्शन फर्स्ट है ना, रिएक्शन फर्स्ट है, इसकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, जो रिएक्शन फर्स्ट होगी, बता रहा था कि यहाँ पर जब मैं इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करूंगा तो देखना पड़ेगा कि देखो ये जो वैल्यू है जब मैं इसके इक्वल करूंगा तो यहाँ से जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो 36 निकलेगा और यहाँ से जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो 78 निकलेगा। मतलब सीधी सी बात है, जो रिएक्शन फर्स्ट है उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है और जो रिएक्शन सेकंड है उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, ज्यादा है। अब ये बता दो, अगर मेरे पास सेकंड रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो एक आंसर तो मिल गया, विच हैज द हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। तो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो ये मेरे पास सेकंड वाले का ज्यादा है और फर्स्ट वाले का कम है। अब देखते हैं रेट कांस्टेंट। तो ये बताओ, जब सेकंड वाले का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा आ गया तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम आ गया, यानी सीधी सी बात है के ऑफ फर्स्ट भाई साहब ज्यादा होगा और भाई साहब के ऑफ सेकंड यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट उल्टा करना है, ठीक है। विच रिएक्शन अगर फास्ट, सीधी सी बात है
जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो जो पहली रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा और जो सेकंड वाली रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन भाई साहब कम होगा। इतनी बात क्लियर है, इसको आप नोट डाउन। ये क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक लग रहा है मगर भाई साहब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है द रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन। देखो भाई किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का भाई साहब ये उसने इक्वेशन दे दी है ना, ये उसने क्या करी इक्वेशन दे दी है। अब भाई साहब इसमें कर क्या रहा है, इसमें क्या पूछ क्या रहा है, कह रहा है मेरे को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बता दो। देखो हम लोगों ने आईएनएस इक्वेशन का आज के लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें था मेरे पास ln k इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास था ln a और माइनस का था भाई साहब ये अपॉन आर टी। ये मेरे आज के वीडियो लेक्चर में है। कुल मिला के अगर इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो बहुत आराम से कंपेयर हो जाएगा ln k का ln k से, यानी ln a का मतलब ये वैल्यू होगी और ये जो पूरी वैल्यू है अगर टी को हटा दें तो कुल और माइनस भी हट जाएगा तो कुल मिला के जो ए अपॉन आर की जो वैल्यू आने वाली है वो भाई साहब इसके इक्वल होगी, मतलब 1.25 इंटू 10 टू पावर कितना 40 हट जाएगा क्योंकि टी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर मेरे को निकालना है तो 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आर। अब भाई साहब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप आंसर किस में निकालना चाहते हैं। ठीक है ना, अगर मेरे पास आंसर आपको निकालना है कैलोरी में तो आर का मान 2 लगा दो, अगर जूल में तो 8.314 समथिंग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन आसान था मगर बच्चों को देखने में काफी कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है, कहते सर ये कौन सी इक्वेशन आ गई, वो पहचान में नहीं पाता एग्जाम में कि भाई साहब ये आईएनएस इक्वेशन। इसको नोट करिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए आपके सामने एक और आसान सा क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या लिखा है, फॉर एनी रिएक्शन। बच्चा तो घबराने के लिए बना हुआ है ना। देखो 2 Cl डॉट उसने जोड़ करके यहाँ पर उसने क्लोरीन का फॉर्मेशन करा है। साफ समझ में आ रहा है कि रेडिकल की रिएक्शन, रेडिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, कह रहा है द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब ये जो वैल्यू हो गई भाई साहब बच्चे इससे घबराते हैं, ये ए की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, ए की, है ना। देन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो सीधा समझिए मैंने आपको कुछ बता रखा था कि अगर मेरे पास कहीं पर भी रेडिकल कॉम्बिनेशन की रिएक्शन आती है तो मैंने आपको बताया था उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। बच्चों को ये पता ही नहीं होता, क्वेश्चन छूट जाएगा। आईएनएस इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है ना। अब बताइए यहाँ ई का मान 0 हो गया तो k इज इक्वल टू हो गया ए ई की पावर 0, ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो k की वैल्यू a के ही इक्वल होगी। a का मतलब क्या हो गया मेरे पास 2 इंटू 10 टू पावर भाई साहब 13। और बच्चा क्या करेगा, उसको यही नहीं पता होगा कि भाई साहब इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो दो, भाई साहब टेम्परेचर तो दो, तब तो करेगा। कहेगा हाँ टेम्परेचर चलो फिलहाल दिया था, तो वो कहेगा गलत क्वेश्चन आ गया सर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहाँ है, आधा आधा क्वेश्चन दे दिया बेटा, बात समझ में आ रही। तो ये आज के मेरे धांसू क्वेश्चन थे भाई साहब, जो थोड़े कठिन लेवल के थे। सिंपल वाले तो आप कर ही लोगे कि मैंने टेम्परेचर 25 से 35 कर दिया तो रेट कांस्टेंट डबल हो गया तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल लो, वो तो आप सीधे कर ही लोगे, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो भाई साहब तो इस तरह के छोटे छोटे मगर बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर